नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन सोल्व करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर से संबंधित इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज की वीडियो अपना पार्ट 1 रहेगा दोस्तों। पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। दोस्तों, इस पीडीएफ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ट्रांसफॉर्मर के, वो किसी न किसी एग्जाम से मैंने उठा के इनकी पीडीएफ बनाई है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, ट्रांसफॉर्मर किस पर कार्य करता है। यानी कि करंट पूछा है कि ये एसी पे काम करता है या डीसी पे काम करता है, या फिर एसी और डीसी दोनों पर काम करता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर है वो ओनली एसी पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता है। अगर अपन ट्रांसफॉर्मर को डीसी से जोड़ेंगे तो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग जल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे अपन चलते हैं। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वो होता है जो कि वोल्टेज को बढ़ा के अपने को देता है। जितना अपन प्राइमरी साइड में देंगे उससे ज़्यादा वोल्टेज अपने को आउटपुट में या फिर सेकेंडरी साइड में देगा। दूसरा होता है अपना स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वो होता है जितना अपन सप्लाई वोल्टेज उसको देंगे प्राइमरी साइड में, उससे कम वोल्टेज अपने को लोड साइड यानी कि सेकेंडरी साइड में वो प्रोवाइड करेगा। तो इस हिसाब से ट्रांसफॉर्मर 2 टाइप के हो गए। एक तो हो गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो इसका राइट आंसर होएगा अपना सी, ए और बी बोथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन चलते हैं। कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलने वाले ट्रांसफॉर्मर को क्या कहेंगे, या फिर कौन सा ट्रांसफॉर्मर ऐसा होता है? तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है जो कि कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में बदल देता है। और इस ट्रांसफॉर्मर की एक खासियत होती है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की, इसकी जो प्राइमरी साइड होती है इसमें टर्न्स की संख्या कम होएगी, और इसकी जो सेकेंडरी साइड होती है उसमें टर्न्स की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि ये कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलने वाले ट्रांसफॉर्मर को क्या कहेंगे? तो अधिक को अगर कम में कन्वर्ट कर रहा है तो उसको अपन बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, उसकी एक खासियत होती है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या कम होगी, क्योंकि ये ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मर का कोर किस पदार्थ का बना होता है? यानी कि ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है? तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की कोर है सिलिकॉन स्टील की बनी ही होती है। इस सिलिकॉन स्टील के बनी होने के लिए अपने को दो बेनिफिट होते हैं, यानी कि इसके 2 कारण होते हैं। जो पहला कारण होता है, इसकी परमिएबिलिटी होती है वो हाई होती है, ठीक है, परमिएबिलिटी होती है वो हाई होती है। परमिएबिलिटी हाई होने की वजह से क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स है वो जल्दी, इसके जो सर्किट बनता है इसका सिलिकॉन स्टील का ट्रांसफॉर्मर का, उसमें ज़्यादा गतिमान होता है और सरलता से चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो जाता है। इसलिए अपन एक तो सिलिकॉन स्टील को काम में लेते हैं। दूसरा होता है इसका लो स्ट्रेसिस लॉसेज होते हैं। सिलिकॉन स्टील अगर अपन काम में लेंगे तो स्ट्रेसिस लॉसेज है वो कम होंगे, ठीक है, लॉसेज कम होंगे। तो ये 2 कारण होते हैं। पहला हो गया अपनी हाई परमिएबिलिटी, दूसरा हो गया लो स्ट्रेसिस लॉसेज। इन 2 कारण की वजह से अपन सिलिकॉन स्टील को ट्रांसफॉर्मर की कोर के रूप में काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामान्यतः ट्रांसफॉर्मर की दक्षता यानी कि इफिशियंसी कितनी होती है? तो ये 95 से लेकर के 98%, याद रखने वाली चीज़ है ये। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर में अति तापन यानी कि ओवरहीट का क्या कारण हो सकता है? उच्च परिवेशी तापमान का मतलब है ट्रांसफॉर्मर के बाहर के वातावरण का तापमान। बी है निम्न वोल्टेज, और सी है अत्यधिक भार, और डी है निम्न भार। तो ट्रांसफॉर्मर गर्म या हीटेड तभी होगा जब उस पर लोड अपन ज़्यादा लगा देंगे उसकी कैपेसिटी से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होएगा सी, अत्यधिक भार की वजह से। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन ट्रांसफॉर्मर के भाग है? यानी कि यहाँ पे अपने को वो चीज़ बतानी है जो ट्रांसफॉर्मर का पार्ट्स है। एक नंबर है ए में बेडिंग का मतलब है यहाँ पे वाइंडिंग, ठीक है, और बी है कोर वो होती है जिस पे अपन वाइंडिंग करते हैं, और सी में है टर्मिनल्स, जो वाइंडिंग के अपने टर्मिनल्स होते हैं प्राइमरी साइड के और सेकेंडरी साइड के, और डी में दिया है इनमें से सभी। तो ये सभी पार्ट्स है तीनों के ट्रांसफॉर्मर के भाग है दोस्तों। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे।
ट्रांसफॉर्मर की बेडिंग यानी कि वाइंडिंग निम्न में से किस पर की जाती है? तो ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग होती है वो हमेशा कोर पर की जाती है। और दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है, जैसे कि मैंने आपको पीछे के क्वेश्चंस में बताया है, ट्रांसफॉर्मर की कोर जो होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है। सिलिकॉन स्टील को प्रयोग करने के दो कारण मैंने आपको बताया, एक तो हाई परमिएबिलिटी, दूसरी लो स्ट्रेसिस लॉसेस। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर में लोड से जुड़ी हुई वाइंडिंग होती है, यानी कि कौन सी वाइंडिंग होती है जिसको अपन लोड से जोड़ते हैं? देखिए दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग होती है अपनी, एक तो ये हो गई और दूसरी हो जाएगी अपनी ये। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे पूछा है कि लोड से जुड़ी हुई वाइंडिंग कौन सी होती है, तो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इससे अपन लोड जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मोटर चलानी है तो उसको लगाएंगे अपन सेकेंडरी साइड में, और जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है इससे जोड़ते हैं अपन मेन सप्लाई को, जो लाइन से सप्लाई आती है उसको प्राइमरी साइड से जोड़ेंगे और लोड को अपन सेकेंडरी साइड से जोड़ेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 11, ट्रांसफॉर्मर में सप्लाई से जुड़ी हुई वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया, जो सप्लाई से जुड़ी होती है वो होती है दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ओम के नियम पर, पास्कल के नियम पर, फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर? तो दोस्तों ये काम करता है सी, फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे। दोस्तों इसका सिद्धांत क्या होता है? फेराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत होता है वो ये होता है कि जब किसी बंद परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, और बंद परिपथ होने के कारण इस ईएमएफ की वजह से उस परिपथ में एक धारा का प्रवाह होने लग जाता है। यह होता है फेराडे का नियम। फेराडे ने दो नियम दिए थे, पहला नियम तो ये है, और जो दूसरा नियम है वो ये है कि किसी भी परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में जितना अपन परिवर्तन करेंगे उसी के हिसाब से ईएमएफ जनरेट होएगा। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में कम परिवर्तन करेंगे तो वोल्टेज कम जनरेट होगा, और ज़्यादा परिवर्तन करेंगे तो ज़्यादा जनरेट होगा। तो ये फेराडे के दो नियम है। ट्रांसफॉर्मर भी फेराडे के नियम पर काम करता है, जैसे कि जनरेटर है वो भी फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे अपन चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर में ब्रीदर का क्या कार्य होता है? दोस्तों ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर के अंदर जैसे कि मान लीजिए ये अपना मेन टैंक है जिसमें ऑयल रहता है परमानेंटली, उसके बाद में एक ऊपर की तरफ यहाँ पे एक कंजर्वेटर लगा रहता है। ठीक है, कंजर्वेटर लगा रहता है, और कंजर्वेटर के साथ में यहाँ से एक पाइप सी होती है, और उसके साथ में यहाँ पे एक डिब्बी जुड़ी रहती है, और इस डिब्बी के अंदर क्या होता है कि सिलिकॉन जेली रहती है। ठीक है, तो ये होता है अपना ब्रीदर। इसका काम क्या होता है कि इसके अंदर जो सिलिकॉन जेली होती है ना, वो नमी युक्त वायु अगर इसके अंदर जाएगी तो नमी को सोख लेगी। ठीक है, यानी कि वायु की जो नमी होगी उसको वो सोख लेगी और शुष्क हवा को ही अंदर जाने देगी। ठीक है, तो इस हिसाब से ब्रीदर का अपना कार्य होगा वायु की नमी को कम करना। और जो ये कंजर्वेटर होता है दोस्तों, इसका मैं आपको काम बता देता हूँ। ट्रांसफॉर्मर के अंदर जैसे ही तापमान बढ़ने की वजह से ऑयल जैसे ही गर्म होगा, ठीक है, गर्म होने के बाद में ऑयल है वो कंजर्वेटर में ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, यानी कि ये अपना कंजर्वेटर है तो इसमें आ जाएगा। जैसे टेम्परेचर कम होगा, तेल ठंडा होगा, तो वो वापिस है वो मेन टैंक में आ जाएगा। तो इस हिसाब से ट्रांसफॉर्मर के ब्रीदर और कंजर्वेटर दोनों के काम होते हैं। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ट्रांसफॉर्मर के कोर की बेडिंग के लिए किस प्रकार का तार प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग होती है उसके लिए अपन कॉपर का तार होता है उसको काम में लेते हैं। इंसुलेटेड तार यहाँ पे लेते तो इंसुलेटेड है, लेकिन तार है वो कॉपर का काम में लेते हैं, यानी कि इंसुलेटेड कॉपर का वायर अपन काम में लेंगे। क्वेश्चन नंबर अपन 15 पे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर का उपयोग खालिस्तान के परिणाम को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किस चीज को परिवर्तित करने के लिए अपन काम में लेते हैं? तो ट्रांसफॉर्मर को अपन वोल्टता के मान को परिवर्तित करने के लिए, यानी कि कम और ज्यादा, स्टेप डाउन और स्टेप अप करने के लिए प्रयोग में लेते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखने वाली है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है आवृत्ति के बारे में, तो ट्रांसफॉर्मर आवृत्ति को कभी भी चेंज नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर अपन 16 पे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर में तेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ट्रांसफॉर्मर की जो टैंक होता है ट्रांसफॉर्मर का, उसके अंदर अपन तेल रखते हैं। तो तेल के यहाँ पे दो काम होते हैं, एक तो इंसुलेशन का काम करेगा और दूसरा वो शीतलन का भी काम करेगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग को ज़्यादा गर्म होने से
बचाएगा। ये दो काम होते हैं ट्रांसफॉर्मर ऑयल के। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग निम्न में होती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में होती है। तो जो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग होती है वो होती है केवीए में, ठीक है। और जो जनरेटर की अपनी रेटिंग होती है, जनरेटर की जो रेटिंग होती है वो होती है केडब्ल्यू में, ठीक है। और जो मोटर होती है, मोटर की रेटिंग होती है वो होती है एचपी में। तो तीनों चीजें ध्यान रखने वाली है, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है वो केवीए में है, जनरेटर की रेटिंग केडब्ल्यू में है और मोटर की रेटिंग एचपी में होती है। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसफॉर्मर में कॉपर हानियां निम्न में होती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो कॉपर हानि होती है वो कहाँ पे होती है। तो कॉपर हानि केवल ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में होती है। कॉपर वाइंडिंग जो होती है उसमें यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में होगी। और जो आयरन लॉसेज होती है वो ट्रांसफॉर्मर की कोर में होती है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में बुशिंग, ठीक है। तो बुश जो होते हैं ट्रांसफॉर्मर के, वहाँ पे वायु और घर्षण लॉसेज होते हैं। तीनों चीजें याद रखने वाली, वाइंडिंग में होगी कॉपर लॉसेज, कोर में होगी आयरन लॉसेज, और जो बुशेज है उनमें होगी वायु एवं घर्षण लॉसेज। क्वेश्चन नंबर 19 पे अपन चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर के लेके आऊंगा। ट्रांसफॉर्मर में आयरन या लोह हानियां निम्न में से किस पर होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया लोह हानियां कोर में होगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होता है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उससे जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो पूर्णतः सेपरेट होती है, कोई भी वायर नहीं जुड़ा रहता। तो इसका मतलब इसका जो बीच का जो रेजिस्टेंस है वो अनंत है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, क्योंकि ये दोनों किसी भी रूप में कनेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी के ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच अनंत रेजिस्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक है, इसके ऊपर एक कंजर्वेटर लगा रहता है, इसके साथ में एक ब्रीदर लगा रहता है। तो कंजर्वेटर होता है, इसका काम यह होता है कि जैसे ट्रांसफॉर्मर का ऑयल गर्म होगा वो कंजर्वेटर में आ जाएगा, ठंडा होगा वापस मेन टैंक में आ जाएगा। तो तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव एवं संकुचन की देखभाल करना, ये काम होता है कंजर्वेटर का। क्वेश्चन नंबर 22, एक ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में फेज अंतर कितना होता है। तो वो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच 180 डिग्री का। याद रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 23 नंबर, ट्रांसफॉर्मर ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है। तो मतलब जो ब्रीदर होता है तो उसके अंदर रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे के क्वेश्चन में बताया तो उसके अंदर सिलिका जेल होती है। सिलिका जेल का काम होता है वो वायु से नमी को सोखना होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 पे अपन चलते हैं। शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। यहाँ पे जो राइट कर रखा है ये यहाँ पे ये राइट नहीं है। शुष्क सिलिका जेल होती है वो उसका रंग होता है सफ़ेद या फिर हल्का गुलाबी। और उसके बाद में जैसे ही वो नमी सोख लेती है तो उसके बाद में जो रंग होता है उसका वो होता है नीला, ठीक है। तो शुष्क का रंग हमेशा सफ़ेद या हल्का होगा। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, अलग चिन्ह लगा दिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा होता है। तो जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया नमी सोखने के बाद में इसका रंग सफ़ेद या फिर हल्का गुलाबी हो जाता है। तो दोस्तों ये थे अपने ट्रांसफॉर्मर से संबंधित 25 क्वेश्चंस। अगले वीडियो में आपको इससे आगे के क्वेश्चंस बताने वाला हूं। वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो रेड कलर में नीचे लिखा हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए। उसके बगल में आपको एक बेल आइकन दिखेगा उसको भी दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ आपको मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।